नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम खबर पर नजर डालेंगे कि असल में ये पूरा वाकया क्या है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड विजिट को लेकर बात करेंगे। काफी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका शिलान्यास किया, क्या कुछ मिला उत्तराखंड को और विपक्ष कितना संतुष्ट नजर आ रहा है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन खबर आपको पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड दौरा किया। पीएम ने पिथौरागढ़ में करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। दिन के अंत में पीएम ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, महिला आरक्षण का जिक्र किया, बेरोजगारी दर के कम होने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी उनकी सरकार ने पूरा किया है। साथ ही विपक्ष पर निशाना लगाने से नहीं चूके। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर बॉर्डर पर डर लगने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज का नया भारत ना डरता है और ना डराता है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 5 राज्यों में चुनावी हलचल से हटकर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। दूर पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये बात इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने सीमावर्ती गांव को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये काम पहले की सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर न आ जाएं। आज का नया भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारी सरकार पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवार को मिला है। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। इससे पहले
पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर सपूतों से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी ने गुंजी गांव में लोगों से मिलने के बाद भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। यह व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। यानी अब कैलाश धाम के दर्शन के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पीएम मोदी को मूर्ति के साथ साथ कई तोहफे भेंट किए गए। इस बीच पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी की। पार्वती कुंड में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो उत्तराखंड को काफी उम्मीदें भी थी और एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण किया। कितनी खुशी है और किस जगह पर गम नजर आ रहा है, विपक्ष में ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और असल में इस यात्रा से क्या वाकई लाभ पहुंचा है उत्तराखंड को, और पिछली यात्राओं का भी हम आंकड़ा जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। मधु भट्ट, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका भी गरिमा जी बहुत बहुत स्वागत है। मधु भट्ट जी, योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण तो सब समझ में आता है। क्या इस बात से संतुष्टि जाहिर की जाए कि उत्तराखंड की तस्वीर अब बदल गई है और पिछले जो वादे किए गए थे वो समय रहते पूरे कर लिए गए हैं, इसलिए जनता जो है अब आपको सिर आंखों पर बैठाएगी? क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आज उत्तराखंड जो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं और उनका देवभूमि के प्रति एक विशेष लगाव रहता है। आप आध्यात्मिक कहें या पर्यटन कहें या यहाँ के जो आर्थिकी को लेकर और यहाँ के सारे समूचे विकास को लेकर जो उनके एक मन में भाव रहता है वो समय समय पर प्रकट होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने 4200 करोड़ का यहाँ पे सौगात दी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। साथ में आपको बताना चाहूंगी रविंद्र जी, जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए ये देवभूमि है और वीर भूमि भी है। यहाँ की उन्होंने दोनों यहाँ पे जो माँ पार्वती कुंड में और आदि कैलाश के जो दर्शन किए, उससे एक बहुत बड़ा एक हमारा जो धार्मिक जो पूरा कैलाश मानसरोवर का जो मार्ग जाता है, उस मार्ग का भी एक मार्ग जो आने वाले समय में वो खुलेगा और सब उसके दर्शन करने जाएंगे। हमें चाइना के तिब्बत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एक बात और समझना चाहेंगे मधु जी, ये तो ठीक है, ये तो विकास की है, ये तो सब आंकड़े हमारे पास हैं। सवाल ये है कि हर जगह प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो रहता ही है, तो आने वाला वक्त ऐसा नजर आएगा कि किसी सीएम की कोई बात नहीं रहेगी, सीएम को चुना जाए या ना चुना जाए, सारे काम तो प्रधानमंत्री जी ही कर देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस समय हमारे देश को पूरा, अब ये तो उत्तराखंड की बात नहीं, उत्तराखंड में ही क्या वो पूरे विश्व में जा रहे हैं और पूरा विश्व उनको अपने सर माथे पर बिठा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि पूरे विश्व का चेहरा मोदी जी हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे भारत का तो ही है, पूरे विश्व का वो इस समय एक नए रूप में एक जो हमारा तो जनता जो है वो थैंक यू, जनता जो है वो थैंक यू प्रधानमंत्री जी को बोले, ना कि मुख्यमंत्री जी को। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो एक अपना जो पूरा एक जो सपना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको साकार कर रहे हैं। जैसे हमारे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को लेकर एक सपना बुना था, उसको साकार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसी प्रकार से माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो उन आदर्शों पर चल रहे हैं, उसको सपने को साकार रूप दे रहे हैं। तो आप इसमें गरिमा जी की भी राय ले लेते हैं। विपक्ष की भी लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है जी। विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ सांस्कृतिक
हाँ। ताकि साथ साथ आध्यात्म के साथ साथ हाँ, नहीं, हमने तो कहा कि जनता किसे थैंक यू बोले। ठीक है, अब गर्मा जी से भी हम ले लेते हैं। गर्मा जी, एक दिवसीय दौरा, खुश होने का बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे हंसी देखकर। चलिए हम पूछ लेते हैं गर्मा जी से। गर्मा जी, एक दिन में 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी, लोकार्पण भी, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उत्तराखंड तो अब प्रगति के मार्ग पर है। आपको खुश होना चाहिए, जैसा कि मधु जी बोल रही हैं। क्या कहना मैं चाहिए? कंफ्यूज हूँ, मैं उतनी ही कंफ्यूज हूँ जितना मधु जी आपके सवाल से कंफ्यूज हो गई थी कि जनता थैंक यू किसको बोले। आखिर मुख्यमंत्री पपेट हैं या मुख्यमंत्री आखिर उनका रोल क्या है अगर सभी कुछ प्रधानमंत्री ने करना है, और अगर नगर निकाय के चुनाव भी यहाँ मोदी जी के चेहरे पर लड़े जाएंगे तो फिर इन क्षेत्रीय नेताओं का क्या रोल है इसमें। जितना कंफ्यूज मधु भट्ट जी नजर आई उतना ही कंफ्यूज मैं भी हूँ रविंद्र जी। मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि इसका महिमा मंडन इस यात्रा का धार्मिक यात्रा के रूप में किया गया। इसको कहा गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी की धार्मिक यात्रा है। अगर धार्मिक यात्रा है, अगर एक भक्त की दृष्टि से वो जागेश्वर धाम आदि कैलाश धाम पहुंचे थे, तो फिर इन राजनीतिक भाषणों का क्या मतलब। क्योंकि हम जब दरबार में पहुंचते हैं भगवान के, तो उसके बाद हम अपना मुंह गंदा नहीं करते दूसरों को गालियां देने में, लेकिन यहाँ तो सब कुछ का एक भानुपति का पिटारा देखा गया। ये धार्मिक यात्रा कम, एक सियासी यात्रा ज्यादा दिखाई पड़ी, और मंचों से वही पुराने घिसे पिटे रटे हुए डायलॉग्स उन्होंने मारे जो वो पिछले 9-9.5 सालों से मार रहे हैं। अब मैं तो सिलसिलेवार इसका आती जी, हूँ कि इसका आपने गर्मा कहा जी, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि वो अपना दौरा तो, अपना दरबार में तो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके साथ हम काम भी करते चलें जो कि पहले नहीं किए जाते थे। मैं वही तो कह रही हूँ। एक्चुअली धर्म के प्रचार प्रसार का, धर्म की रक्षा का, धर्म के संरक्षण का सारा कार्य जो है पहले पुजारी किया करते थे, पंडा पुरोहित किया करते थे, तीर्थ पुरोहित किया करते थे, मठाधीश किया करते थे, लेकिन अब जनता ने वो कार्य नेताओं को सौंप दिया है। अब नेता जो है धर्म को संभालेंगे, तो ऐसे नहीं में तो मुझे पूजा, लगता है फिर भाई घर में तो सभी पूजा पाठ करते हैं, आप नहीं करती क्या? कैमरा लेके जाते हैं क्या रविंद्र जी? आप बताइए, माता जी से मिलने जाते हैं, माता जी के चरण छूते हैं, तो क्या वीडियो ऑन कर माता जी के? नहीं तो इस तरह की कई घटनाएं तो देखिए गर्मा जी, सब ये तो सबके साथ हुआ ना। राहुल गांधी भी जब जनेऊ डालते हैं तो वो भी फोटो आती है ना, तो ये तो सबके साथ है। मेरी बात पूरी आने दीजिए। आदि कैलाश की अभी मैंने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टा पे फोटो डाली है। आदि कैलाश जहां उन्होंने दर्शन किया, वहां साफ तौर पर बोर्ड में लिखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सख्त रूप से मना है। लेकिन ये जो महाप्रभु के अवतार हमारे सामने हैं, ये सारे नियम कायदे कानून से ऊपर हैं, ये संविधान से ऊपर हैं, ये आम जनता से ऊपर हैं। नहीं तो उसमें एक बात और भी जोड़ना चाहिए ना गर्मा जी, बात तो पूरी होनी चाहिए। देखिए गर्मा जी, के मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी नहीं करेंगे, और खुद उस बोर्ड के बगल में प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। तो 4 घंटे में 4 पोशाकें बदली। आपने 4200 करोड़ का जो शिलान्यास की बात कही रविंद्र जी, बहुत खूब बात कही। ये शिलान्यास हमने होते हुए देखे 100 स्मार्ट सिटीज के, ये शिलान्यास हमने होते हुए देखे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, इन सब के हमने शिलान्यास होते हुए देखे। हमने कई यहाँ रेल परियोजनाओं के शिलान्यास होते हुए देखे जो परवान नहीं चढ़ी। 100 स्मार्ट सिटीज में से एक भी आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई 9.5 साल में। जीना दूभर हो गया यहाँ देहरादून वासियों का स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य। मधु जी खुद देहरादून में रहती हैं, बताएं कि निर्माण कार्यों ने कैसा नरक बना रखा है हमारा जीवन। और आपने भाषण सुनाए प्रधानमंत्री मोदी के, वो सुन के बड़ा मजा आया। प्रधानमंत्री मोदी ने 33% आरक्षण की बात कही जो दिया नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक लाभबंद है, और एक सिरे से लाभबंद है, कोई फायदा किसी को नहीं। मधु जी आ रहे हैं, मधु जी आ रहे हैं, मैंने कहा मधु जी आ रहे हैं, बात निकल कर आने। ठीक है गर्मा जी जवाब ले लेते हैं। गर्मा जी आप जवाब ले लेते हैं, बहुत सवाल हो गए, बहुत सवाल हो गए गर्मा जी, एक सवाल का जवाब ले लेते हैं गर्मा जी। फौजी की पत्नी हूँ, इसलिए मैं मुझसे ज्यादा फौज के बारे में नहीं जानता। अग्निवीर योजना लाकर जितना बड़ा डेंट इस देश की सुरक्षा के साथ, और खास करके उत्तराखंड जिसकी सीमाएं, ठीक है आप जवाब ले लें इतने बड़ा गर्मा जी, पहुंचाया है, जवाब ले लें गर्मा जी, जवाब ले लें गर्मा जी, जवाब ले लें अब। ठीक है गर्मा जी जवाब लेने दीजिए, अब हम जवाब भी ले लेते हैं। देखिए हम लोग बहुत थोड़ी भी बात करेंगे और बहुत अच्छे पॉइंट रख रहे हैं, हम वो उस पर सवाल पे जवाब भी लेंगे। लेकिन होगा क्या कि हम अगर आपसी सामंजस्य बैठा के रखेंगे तो बहुत अच्छा निचोड़ निकलेगा, और बड़ी अच्छी बात आपने रखी भी। मधु जी क्या है जवाब? अग्निवीरों को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अंकिता हत्याकांड को लेकर किसी नेता का नाम शायद आया था, अब तक पता ही नहीं है कि वो
नाम क्या है, कौन था, कुछ नहीं पता लग पाया है। यूके SSSC की भर्ती का जो मामला था उसको लेकर ये सारे घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते ही हैं। अब इस पे भी तो जवाब चाहिए ना जनता को कि आप आए, परियोजनाओं का शिलान्यास किया, आपने बताया बजट जो है वो 26% ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह की बातों से ठीक है, अच्छा लगता है सुनना, लेकिन वो धरातल पर भी तो उतरनी चाहिए ना। देखिए रविंद्र जी, मैं पहले तो बताना चाहूंगी, पहले तो अपनी बहन गरिमा को ही बधाई देना चाहूंगी कि इतने सालों से महिला बिल लटका हुआ था, वो महिला बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार ने जो पास किया है उसमें इनको ही लाभ मिलने वाला है, जो कई वर्षों से लटका हुआ था। वन रैंक वन पेंशन की कई वर्षों आपकी सरकार थी ना, आपकी सरकार। गरिमा जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे, उन्हें बात रख लेने दीजिए, बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है। दूसरा, जिस प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं, देखिए कोई भी कांड हुआ हो, कहीं भी किसी भी कोई न्यायिक प्रक्रिया अगर चलती है तो निश्चित रूप से उसका दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो न्याय पे आपको न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। नहीं, सवाल ये नहीं है मधु जी, सवाल ये है कि गंभीर विषयों से दरकिनार क्यों कर लिया जाता है, गंभीर विषयों पर कोई बात क्यों नहीं सुनने में आती है। रेल हादसे को लेकर कुछ बोल देते। और आप अगर देखेंगे तो ऑल जो हमने पुरानी जो हमारी योजनाएं थी आज धरातल पर चढ़ी, ऑल वेदर रोड इतनी बड़ी रोड बन रही है। साथ में नहीं, मधु जी एक मिनट रुकिए, मधु जी एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। मधु जी देखिए, सब मेरी समझ से सवाल सुनकर जवाब देंगी तो ज्यादा बेहतर, दर्शक भी समझ पाएंगे। हमारा ये कहने का मतलब है, जो गरिमा जी भी पूछना चाह रही थी, गंभीर विषयों पर कोई बयान दिया ही नहीं जाता, बचा जाता है। जैसे मणिपुर का हो गया, MP में आदिवासी जो था उसके ऊपर क्या बीजेपी नेता ने किया, उसको लेकर कोई इस तरह के सवाल जवाब नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं, लेकिन कम से कम गंभीर विषयों पर तो जवाब देना चाहिए। दूसरों के ऊपर कार्रवाई, ED, CBI, कहीं कुछ, लेकिन जब आपका नेता कोई इस तरह के काम करता है, विदुड़ी साहब का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं चुभती है जनता को और उसके भी जवाब चाहती है। तो ऐसे जवाब भी जनता के बीच जाकर दे देने चाहिए। गंभीर विषयों को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता। अग्निवीर पर उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, अग्निवीर का जिस प्रकार से जो अग्निवीर जो योजना है, हमारे पूरा उत्तराखंड देवभूमि जो है बिल्कुल सैनिक जो है प्रधान है, लेकिन हर घर से हर कोई ना कोई सेना में है। लेकिन जिस प्रकार से अग्निवीर का इन्होंने जो एक इतनी बड़ी जो हमारे जो युवा हैं उनको जो रोजगार भी मिलता है, साथ में वो देश के लेके राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम है, जो हमारे सिद्धांत है। लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं सरकार रोजगार की बात ही नहीं करती है, वो तो कह रहे हैं सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, सरकार सिर्फ स्वरोजगार की बात करती है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रमित किया युवाओं को, जिस प्रकार से अभी चैनल में आकर भी हमारी बहन भ्रमित कर रही है, इतनी बड़ी सौगात इनको उत्तराखंड में मिली है कि कभी ये कहे कि कभी जो कांग्रेस के समय में कभी कोई इनका बड़ा नेता अगर गरिमा जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के टाइम पे तो हरीश रावत जी लेटर बम के नाम से जाने जाते थे कि उनके पास इतने। मधु जी एक मिनट, आप जवाब ले लेते हैं। मधु जी, आपने कहा है कि उनसे ही पूछ लेते हैं। मधु जी, समय कम रहता है। मधु जी संक्षेप में जवाब देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, संक्षेप में सदा हुआ जवाब देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मधु जी, संक्षेप में अगर जवाब दिया जाएगा तो हम शायद ज्यादा सवाल जवाब कर पाएंगे एक दूसरे से और ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। अब गरिमा जी से हम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के टाइम पर इस तरह से कभी होता था? कांग्रेस के टाइम पर तो फाइलें अटकी रहती थी, दशकों तक फाइलें अटकी रहती थी, और लेटर बम के लिए तो हरीश रावत बहुत जाने जाते थे कि आपके CM ही आपस में लड़ते थे और CM बदलने पड़ गए थे आपको एक बार। नहीं, देखिए CM तो जितने ज्यादा यहाँ उत्तराखंड का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो मात्र 2 साल जब उत्तराखंड गठन हुआ था 2000 में, तो 2000 और 2002 के बीच में 2 CM बदल दिए इन्होंने। 7 और 12 आपने भी तो बदले ना। 2007 और 12 के बीच में 3 बार CM बदल दिए इन्होंने। फिर उसके बाद 17 से 22 के बीच में 3 बार CM बदल दिए इन्होंने। तो CM बदलने की बात तो कहिए मत, क्योंकि बात फिर बहुत दूर तक जाएगी।
और जहां तक लेटर बम की बात है, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को फिर हरीश रावत जी ने चिट्ठी लिखी है कि अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी के रास्ते खोल देंगे तो फिर सिक्किम के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत उससे लाभ मिलेगा। कुछ वर्ष पहले इनके द्वारा ही वो मार्ग बंद कर दिया गया था कैलाश मानसरोवर का। और जहां तक देखिए ये बात कर रही है अध्यात्म की, मैंने कहा तो सरकारें चुनी जाती हैं रविंद्र जी सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए। तो राजनेता इसलिए नहीं चुने जाते हैं कि वो नहीं, उनका सवाल गरिमा जी ये था, मधु जी का आपसे सवाल उनका ये था, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे फिर मधु जी के पास जाएंगे। उनका सवाल ये था कि कांग्रेस के टाइम पे इतनी तेजी से काम होते थे, इतनी परियोजनाओं का इस तरह से निर्माण होता था, नहीं होता था? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात ही नहीं करते थे आप। ये जो 42,000 करोड़ की आप बता रहे हैं या 4200 करोड़ की आप योजना बना रहे हैं, 42 लाख ले आइए चाहे, लेकिन उत्तराखंड का जो दर्द है, जो मर्म है, अगर उस समस्या का निस्तारण नहीं करेंगे। हमारी पहाड़ की बेटी के स्वाभिमान का सवाल था, इनके अमित शाह आए, एक शब्द नहीं निकाला। योगी आदित्यनाथ आए, एक शब्द नहीं निकाला अंकिता को। अंकिता की पुण्यतिथि पर एक भाजपा नेता या नेत्री ने श्रद्धांजलि नहीं दी। क्यों? वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी क्या? जोशीमठ भू धसाव के जो विस्थापित हैं आज भी टकटकी लगाकर आपकी ओर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? आपदाग्रस्त इलाका, ये सवाल के जवाब देते हैं, ठीक है। मधु जी, गरिमा जी ने एक बहुत गहरी बात भी कही, उस पर भी जवाब देना चाहिए। जोशीमठ का जो विस्थापन है उसको लेकर क्या किया गया अभी तक? रविंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। ऑक्सीजन कवर देते हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं गरिमा जी, समय कम है। गति से जवाब, हाँ। काम किया। उसी समय जब जैसे ही सामने आ रही थी, तुरंत उसको प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया और उसके बाद सुन लेते हैं गरिमा जी, एक मिनट। गरिमा जी थोड़ा सा संयम रखिए, फिर जवाब दे लेने दीजिए उनको, समय कम होता है। गरिमा जी ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। सरकार में जब खत्म हो गया है, बदलाहट में है। इनके नेताओं से कहा जा रहा है चलिए गरिमा जी, ठीक है। जहाँ तक मेरी बहन गरिमा जी है, जनता को तय करना है, जनता को तय करना है। मधु जी, गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर विषयों पर जवाब सामने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है, आगे भी योजनाओं का शिलान्यास किया जाता रहेगा और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया और उत्तराखंड को एक अलग नई पहचान देंगे। अब समय बताएगा और जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है देखना होगा। वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा है। विपक्ष खुद को मजबूत कर रहा है, बड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है, उस पर जवाब चाहता है। क्या जनता विपक्ष के साथ खड़ी है या सत्ता पक्ष के साथ, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि करीब है लोकसभा के चुनाव भी, तो वहां पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ जा रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।